अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के उर्दू के संपूर्ण तैयारी शुरू कर दी गई है और बस थोड़ा धीमी रफ्तार से क्लासें ली जा रही है चूँकि वक्त तवील है और बच्चों की रुझानात चूँकि इस सब्जेक्ट की तरफ बहुत कम होता है। इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी क्लासेस थोड़ी सी धीरे ली जा रही है, धीमी रफ्तार से ली जा रही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ, मैं आपको उम्मीद दिला देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासों की तैयारी कराई जा रही है वो पूरी की पूरी करा कर दी जाएगी और फिर उसके बाद इसके अंदर का जो भी सवाल क्या कहते हैं इस तरीके से सवाल बनाकर पेश किया जाएगा आपके दरमियान जब ये क्लासें मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके ज़रिए आपको एग्ज़ाम के अंदर इतनी मदद मिलेंगी जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। यानी कि यूँ कहिए कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, आने वाला कल यानी कि 2026 में जो अपना एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर अपनी कामयाबी का झंडा इंशाअल्लाह ज़रूर लहरा कर ही आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने माक़बल वाले सबक के अंदर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 शबनम कमाली साहब का लिखा हुआ हमद और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक से पढ़ा था। उसके सवाल और जवाब को भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने मुख्तसर अफसाना और सोहेल अजीम आबादी साहब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। आज उन्हीं का लिखा हुआ मुख्तसर अफसाना आपके निसाब के अंदर शामिल है, भाभी जान इसको पढ़ने वाले हैं। एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल ऐसी है कि अगर सारी की सारी लड़कियां अगर उसके जैसी अगर हो जाए तो फिर क्या कहिएगा कि दुनिया के अंदर ही इंसान जन्नत देख लेगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। कहते हैं, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, समझ लेना। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है, यानी कि रुकैया की ज़ात ऐसा मालूम होता है जैसा कि क्या भाई सरापा रोशनी है। उनकी याद के साथ साथ मुझे वो शम्मा याद आ जाती है जो कलीसा की ऊंची कुर्बानगाह पर पिघलती रहती है और जब पादरी इबादत ख़त्म करके कुर्बानगाह से उतर जाता है तो भी वो खामोश ज़बान से खुदावंदे यसू का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सूली पर चढ़ाया गया, मगर वो जो अब तक ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा। जैसे कि देखते हैं ना, पादरी लोगों का जो होता है इबादतगाह जो होता है उसके ऊपर कुछ वो कलीसा यानी कह लीजिए कुछ रोशनी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं जो जलते रहता है। ठीक है ना। उसको वो लोग पता ना क्या तस्वुर करते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहता है उसी तरह से इसकी ज़ात भी, रुकैया की ज़ात भी सेम है। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं, बाबू रुकैया भाभी की ज़ात मुझे ऐसी ही शम्मा मालूम होती है, शम्मा के माने रोशनी, चिराग, ऐसी ही शम्मा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अमर हो। यानी क्या कहा, ऐसा पैगाम सुनाती रहती है जो अमर है। और ये रुकैया की ज़ात भी ऐसा ही है जो बेला किसी आवाज़ के, बेला किसी लालच के, बेला किसी चीज़ के वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की वो क्या कहते हैं जुस्तजू में रहती है। कहते हैं, भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तुम्हें शहजादे घोड़े बेच कर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। ये बयान करने वाला कोई और नहीं है, उसी का देवर अख्तर है जो आगे आने वाला है। आप देखते जाइए बाबू, ये कहानी है, ठीक है ना, किसी की ज़िंदगी के ऊपर आधारित एक कहानी है। ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी और समझ में ये सारी चीज़ें पढ़ाने का मतलब ही ये होता है कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को इसी एतबार से ढालें। बड़े लोगों की ज़िंदगी को क्यों बयान किया जाता है, उसके पीछे का एक राज यही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को उसके एतबार से ढाल लें, उस एतबार से बना लें ताकि हमारी ज़िंदगी भी उसी लोगों की जैसी क्या कहते हैं सफलता वाली ज़िंदगी हो जाए और बिल्कुल हम लोग भी कामयाब इंसान बन जाएं। तो यहाँ पर अख्तर बयान करता है, कहता है, भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। वो मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भी भेजना है, स्कूल भेजना भी है। भाभी यही तो मुसीबत है, आपके साथ सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिब इल्म समझती हैं। उसका देवर कह रहा है, हम लोगों को भी आप लोग तालिब इल्म समझती है। भाभी बोली, तो आज
तुम कौन बूढ़े हो चुके हो, भाई जल्दी, भाई उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया, वह हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। क्या है? मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ, आपका तालिब इल्म नहीं, मतलब आपका कहते हैं ना मुताल्लिम नहीं हुआ। बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। उसकी भाभी कह रही है कि बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी। उसका देवर कह रहा है कि मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। क्या कहा? कि चाय के बाद जो है वो दूसरी किस्त सो लेना। किस्त का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ा और वो बोली, शायर होकर दाद नहीं देते। यानी किस्त का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया तो कहती है कि शायर होकर तुम दाद नहीं देते। क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, अगर नौजवान ओहद बाकी होते तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। क्या करते भाई? एक जागीर तो बख्श देते, यानी इकट्ठा लिखवा देते ज़रूर। चलो भाई तुम ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही। और भाभी खाने के कमरे में चली गई और जब थोड़ी देर में मैं मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर रहे थे। नन्ही रिहाना बोली, चाचा जान हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी जूठी चाय पीजिए। यानी छोटी सी रिहाना जो थी, रुक़ैया की जो बेटी थी, वो बोली है। स्कूल की लॉरी ने हॉर्न बजाया और बच्चियाँ ताली बजाती हुई बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? क्या कहती है कि तुम जवान इतनी देर तक अगर सोते रहोगे तो फिर ज़िंदगी में क्या करोगे? शेर कहूँगा और क्या करूँगा। अख्तर बोलता है कि शेर कहूँगा और क्या करूँगा, और कुछ नहीं। भाभी मानाखेज अंदाज से मुस्कुराई। मैंने कुछ छिप सा गया, यानी कि मैंने कुछ अपनी आवाज़ को धीमी कर ली, मैं चुप हो गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारे कर रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम्हारे भाई जान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पी कर काम शुरू कर देते थे। यानी कि रुक़ैया के शौहर जो था, यानी कि रुक़ैया अपने शौहर के बारे में बयान करती है कि मेरे अख्तर जो तुम्हारे भाई जान जो थे वो 4 बजे उठते और चाय ख़त्म करके काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबर होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। देखिए, किसी भी काम को शुरू में जब किया जाता है तो वो जबरन तो मालूम होता है, लेकिन जब इंसान उसी को दवामगी के साथ करने लगता है तो वो चीज़ें उसके लिए क्या हो जाती है? बिल्कुल आसान हो जाती है। मैंने पलट कर देखा, भाभी की सिंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वह मुस्कुरा रहे थे। इस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें भी थीं। अब सिंगार मेज़ नाम का था, उस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज़ पर सिंगार की कोई दूसरी चीज़ भी न थी। रुक़ैया भाभी उदास हो गई और बोली, अख्तर न जाने तुम्हारे भाई जान आज किस हाल में हैं, देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। यानी कि रुक़ैया का जो शौहर जो था वो जेल के अंदर थे, और फिर उसके बाद क्या था, रुक़ैया बयान करती है कि उनके मुकदमे का जो सिलसिला क्या कहते हैं, सुनवाई जो था वो उसी दिन था। 1000 मील की दूरी पर मैं उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है। भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदत थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। लेकिन यह कहे किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। फिर आवाज़ आई, मैं आ सकती हूँ। क्या आवाज़ आई? मैं आ सकती हूँ, आ जाओ, भाभी ने कहा। और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, आओ शम्मी चाय पियो, मैं आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली ही थी। बिंदी तुमने स्वेटर, यानी कि रुक़ैया उस शम्मी को स्वेटर बिनने के लिए दी थी, वही लेकर आई हूँ। ऊन बच गया था तो मैंने टोपी और मोज़े भी बुन दिए। बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। रुक़ैया उसको बोलती है, शम्मी को, लो चाय पियो। और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी। बोली, मैं चाय पी चुकी हूँ, फिर भी पी लो, शर्माती क्यों हो? ये है मशहूर शायर अख्तर, तुम्हारे बड़े भाई हैं। रुक़ैया क्या कहती है कि शर्माओ मत, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ। भाभी मैं ज़रा शहर से हो आऊँ,
جاؤ مجھے بھی ذرا اسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ یعنی کہ رقیہ کہتی ہے کہ اختر کو کہ تم جاؤ باہر سے گھوم آؤ، مجھے بھی اسپتال جانا ہے، اور شمی کو لے کر اس طریقے سے رقیہ وہاں سے روانہ ہوتی ہے، چل دیتی ہے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطہ سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی نے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھابھی خود دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہے، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ تو گویا کہ یہاں پر جو بیان کیا، رقیہ جو تھی وہ اس کے ملازم ایک تھا، اس کے ملازم کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، تو وہ اسپتال کے اندر تھا، اس کی بیٹی جو اسپتال کے اندر تھی، ہاسپٹل کے اندر، رقیہ روز اس بچی کے لیے بوتل میں دودھ لے کے جایا کرتی تھی اس کو پلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور دراصل بیان کرتے ہیں کہ وہ جو موزہ جو بنوایا، رقیہ جو موزہ بنوائی تھی، شمی جو موزہ بن کر لائی تھی، اور سویٹر بن کر جو لائی تھی، وہ کس کے لیے لائی تھی؟ رقیہ کی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اسی ملازم کی بیٹی کے لیے وہ لے کر آئی تھی، سمجھ رہے نا۔ چلیے اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں، بھابھی نے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، بھابھی سے میری دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و خطابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ آدمی نہیں مشین تھی، صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا، کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ یعنی کہ رقیہ کی زندگی جو تھی وہ بڑی شان و شوکت والی زندگی تھی، لیکن اس کے شوہر کے جیل جانے کی وجہ سے اس کی شان و شوکت والی زندگی کے اندر کچھ کمیاں آ گئی۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی، پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار ایک کالج میں لیکچرر تھی اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینی پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھی۔ یعنی کہ گویا کہ رقیہ جو تھی ایسی حوصلہ کی پہاڑ تھی جس کو کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جب اس کے شوہر کا جب جیل ہو گیا تو پھر اس کی شان و شوکت والی زندگی بھی ختم ہو گئی، اور بس یہ لیکچرر تھی کالج کے اندر، وہاں سے کچھ روپے ملتے، اور ٹیوشن وغیرہ جو پڑھاتی تھی وہاں سے کچھ روپے ملتے، تو اسی سے اپنا پریوار گھر دوار چلاتی تھی۔ اور صرف اتنا ہی پر نہیں بس کرتی تھی، بلکہ انجمنوں کے اندر، کانفرنسوں کے اندر بھی طالب علموں کی یہ مدد کیا کرتی تھی تاکہ وہ لوگ بھی کیا کریں، ترقی کرے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا، بیان کر رہا اختر، کہ بھائی جان کی شادی جب رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی بھائی؟ جیل بھجوایا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف بھابھی جان تھی جو نازوں کی پہلی تھی اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جو جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح بھی میکے میں شان سے رہتی ہے رہا کریں گی، اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے۔ مطلب ان ساری حالات کو بیان کر رہا ہے اختر یہاں پہ، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی۔
भाभी जान ने अपने लिए राह तलाश कर ली। बीए वो पहले ही कर चुकी थी, जल्दी तैयारी करके एमए कर लिया और कॉलेज में लेक्चरर हो गई और इकलौती बच्ची की देखभाल में लग गई। ठीक है ना। तो मतलब ये रही इनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बातें। कह लीजिए ये तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गई होगी इसको क्या समझाना। ठीक है ना। उसके बाद आगे बयान करते हैं, 2 साल के बाद जब फिर भाई जान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभी जान काम करती रही। फिर 2 बच्चे और हुए और वह उन्हें पालती रही। अब भाई जान 3 साल से नज़रबंद थे। क्या थे? 3 साल से नज़रबंद थे और उन पर मुकदमा चलता रहा था। क्या है? मुकदमा चल रहा था। तो भाभी जान बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था। क्या है भाई? यानी कि रुकैया इतनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए कभी उसका चेहरा मैला नहीं होता था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी है और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती है। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोआ कर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिला कर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइशें करते। कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। समझ रहे ना। यानी सारे लोगों का नज़रिया ये था कि बड़े आदमी की बीवी है और बड़े घर की ये बहू रानी है। कोई ये न समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया। चूँकि छोटे लोगों की सिफारिश लेकर जाती थी ना, इसी वजह से रह गया है। ऐसी बातें नहीं थी। वो बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती है, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज में जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई ख़त रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवा देती। आम तौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे जो हर रोज़ उन्हें ख़त लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वो वक्त बहुत अच्छा लगने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते थे। उसके बाद बयान करते हैं, और वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनके खतूत का जवाब दिया करती। इस तरह के नए लिखने वाले न तो गलत फहमियों का शिकार होकर भाग जाए और न उनकी दिल शिकनी हो। गोया कि बहुत सारा काम किया करती थी। फिर वो शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद से सोने के वक्त तक काम आदमी का क्या है मशीन मालूम होती थी। उनके ख़त लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, गोया कि इस तरीके से रुकैया की हालात जो थी, वो कॉलेज के अंदर तो बच्चों को पढ़ाती ही थी, उसके बाद बच्चों के ज़ाती मामले के अंदर भी दिलचस्पी लिया करती थी। फिर उसके बाद नए लिखने वालों का ख़त का जवाब दिया करती थी, यानी कि खतूत वगैरह भी सिखाती थी। भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है, कॉलेज में तो सर खपाती है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अख्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हैं, ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती तो उनकी खिदमत नहीं कर सकती कि इनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे। तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करना चाहिए। बड़ी उम्दा बातें कही है कि अगर मैं इनको असीर नौ संवार नहीं सकती हूँ, बुलंदियों पर नहीं पहुँचा सकती हूँ, तो कम से कम इन नए नए पौधों पे मैं छिड़काव तो कर सकती हूँ, जिसकी वजह से फिर क्या हो सके, चमन के अंदर क्या कहते हैं, फूल खिल उठे और फूलों की महक से सारा बाग क्या हो, गूंज उठे। ठीक है ना। ये उम्दा सोच वाली लड़की थी। आगे बयान करते हैं। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शम्मी उनके पास आई और वो बहुत उदास थी। यानी शम्मी जो थी वो बहुत उदास थी और वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होंठ कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रो देगी। क्या हो देगी भाई, अब वो रो देगी। भाभी ने हस्बी आदत उसे बैठाया और बातें की। रुकैया जो थी वो उसे बैठाई और बातें की, फिर आने की वजह पूछी।
फिर आने की वजह पूछी तो वो कुछ भी न बोली। भाभी जितने इसरार के साथ पूछती मालूम होता कि उसके होंठ इतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वो कुछ ना बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है, लेकिन शम्मी के कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के एमए की फ़ीस दाखिल करनी है और रुपये का इंतज़ाम नहीं हो सका है। अब वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती है, अब वो भाई के लिए भी फ़ीस मांगे, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी न था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती। वो सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। यानी कि शम्मी के बारे में अपने पीछे भी पढ़ लिया कि शम्मी कौन थी। ये वो लड़की थी जिसको पढ़ाने के लिए रुकैया अपने जेब से खर्च दिया करती थी, समझ रहे ना। लेकिन जब उसके भाई का एमए का फ़ीस दाखिल करना था तो उस वक्त उसके पास कोई रुपया वगैरह नहीं था। तो रुकैया के पास आती है और फिर अपनी बातों को बयान करती है और रोने लगती है, जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा। फिर देखिए रुकैया क्या करती है उस शम्मी के साथ। कहते हैं भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शम्मी के गाल पर एक चपत लगाई और बोली, पगली इसमें रोने की क्या बात थी, आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है। हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। यह कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर शम्मी के हाथ पर रख कर बोली, ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर सकेगा। शम्मी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने इसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, शम्मी सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे, जाओ सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। देखिए कितनी हिम्मत की बात को यहाँ पर जिक्र किया है। क्या थी वो लड़की। शम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। ये चूड़ियाँ वो थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रिहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी और जिसे रिहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। चूड़ियाँ देकर भाभी जान बहुत खुश थी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। जब वो चूड़ियों को दे दी उसको, यानी कि शम्मी को जब रुकैया ने चूड़ियाँ दे दी तो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। ऐसा लगा कि उसके दिल से कोई बोझ का पहाड़ उसके दिल पे था जो उतर गया। इस तरीके से उसे खुशी महसूस हुई। उसके बाद अगला सफ़ा में बयान करते हैं, बस थोड़ा सा और है, बस रुक। कहते हैं मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनकी मसरूफ़ियतें और परेशानियां देखकर न मौका मिला और न हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बग़ैर कोई मशवरा कहे और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। यह अख्तर बयान कर रहा है। आगे देखिए क्या कहता है। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। मैंने कह दिया मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। फिर वो बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ, सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। क्या हो गया भाई? सख्त इख्तलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी करने का मतलब है या तो मैं अपनी अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। और वो जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली, अब भी चाहता हूँ। अख्तर कहता है कि अभी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म है। उसके बाद कहते हैं ये भी नहीं कर सकता भाभी। क्या कहा? अम्मी की तो अपनी अम्मी के पसंद से शादी कर लो। फिर ये भी नहीं कर सकता भाभी। फिर क्या सोचा? शादी तो जमीला ही से करूँगा और घर छोड़ दूँगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह ब्याह कर ले आओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। उफ, भाभी के जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। यह औरत है, यह अज़्म हिम्मत का सुतून, हर रोज़ एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाए जाती है। खुद अपनी ज़रूरतें और जिम्मेदारियाँ क्या कम हैं, मगर हिम्मत है और सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर की
दूरी और नज़रबंदी का गम हंस हंस कर भुलाई जाती है। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया। क्या कहा? ये अख्तर बयान करता है कि मैं सोच समझ कर जवाब दिया उस अपनी भाभी को। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर हो गई भाभी, जमीला बीमार है अभी। क्या कहता है अख्तर कि अभी जमीला जो है वो बीमार है। जमीला बीमार नहीं थी, बल्कि बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो वो फिर ज़िद पर आ जाती। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने फ़ैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा और उसे उनके पास रख कर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा। क्या करूँगा भाई? यानी कि जमीला को रुकैया के पास रख कर तलाश रोज़गार में, उसके बाद मैं निकलूँगा। आगे बयान करते हैं, भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। उनके हाथ में एक तार है जिसको वह हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही है। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सांवला हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? क्या पूछता है? अख्तर बोला, अख्तर भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज़ पर सर रखकर फुट फुट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पड़ा, भाई जान को 4 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद वह मुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। यानी कि रुकैया के जो शौहर था उसके वो फिर एक और मुकदमे में उनकी और जेल हो गई थी, उनकी सज़ा को बढ़ा दिया गया था। और भाभी को जैसे सुकून आ गया, वह उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, अगर मैं परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। इतना कहकर वो उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई। लेकिन हम लोग जितनी देर चाय पीते रहे, भाभी की नज़र बार बार पुराने सिंगार मेज़ पर रखी भाई जान की तस्वीर का तवाफ करती रही। उसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है और रात उन्हें दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं भी वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अंधेरी रात में भाभी जान ने मुझे रोशनी दिखा रही थी। रेल तेज़ी के साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे, नई उम्मीदें और नई उमंग जाग रही थी। ठीक है ना? ये रहा भाभी जान के ये अफसाना जो रहा भाभी जान जिसको आपने पढ़ा। इसके अंदर बड़ी उम्दा बातें कही हैं। अगर इसको पढ़ कर अगर इस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए तो फिर ज़िंदगी की हर तकलीफ़ें आसान मालूम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में, यानी सवाल और जवाब के साथ। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।